नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो जो होगी वो कक्षा 10 के लिए है, इसका मतलब क्लास 10 के लिए है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। ये चैप्टर नंबर 6 है RBSE की बुक में। ठीक है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें छठा चैप्टर जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट। इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे इसको कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जिनको हमें समझना चाहिए, उन सबको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा देखिएगा वीडियो को, जिससे कि आपको सारी जानकारी जो है वो उपलब्ध इस वीडियो के बारे में हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम नाम देखते हैं चैप्टर का। चैप्टर का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। मतलब कि दो चीजें इस चैप्टर के नाम में ही उन्होंने दे दी हैं, जिसमें सबसे पहली है रासायनिक अभिक्रियाएं और दूसरा जो है वो है उत्प्रेरक। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इन्हें हमें अब समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हो गया कि अगर किसी प्रक्रिया में या किसी अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे परिवर्तन हो रहे हो, रासायनिक, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब देखो, जब हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, मतलब कि जब किन्हीं पदार्थों के मध्य रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। पर अब ये नया शब्द आ गया, रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, परिवर्तन जो है वो मुख्य रूप से दो तरीके के होते हैं। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, सब अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि भाई रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। देखिए, आपको समझ में आई ये चीज कुल मिलाकर कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या थी, तो रासायनिक पदार्थों के मध्य होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या पदार्थों के मध्य अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। लेकिन जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो ये नया शब्द आ गया, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन, अब परिवर्तन दो तरीके के, रासायनिक और भौतिक। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो परिवर्तन आता है वो आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है सीधा सा ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल और केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदले। पदार्थ की केवल और केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता हो, परंतु पदार्थ के रासायनिक गुण जो हैं वो अपरिवर्तित रहें। अभी मैं समझाता हूं इनको क्या मतलब है इनका पूरा। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो परंतु उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या मतलब हुआ इस चीज का? इस चीज का मतलब यह हुआ, जैसे कि हमने लिया जल, जल को हमने ठंडा किया और ठंडा करके इससे बना ली बर्फ, या जल को हमने गर्म किया बहुत ज्यादा और इससे बन गई वाष्प। जल को ठंडा किया, बर्फ बनाई, जल को गर्म किया, वाष्प बनाई। तीनों ही स्थितियों में आप देखो, जल जो था यहां पर था द्रव अवस्था में, यहां पर था गैस अवस्था में और यहां पर था ठोस अवस्था में। इन तीनों ही प्रक्रियाओं में अगर हम ध्यान से देखें तो केवल और केवल अवस्था बदल रही है। यहां जल द्रव में है, यहां ठोस में हो गया, यहां पर हो गया गैस में। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में ये हो रहा है कि यहां पर भी जल का सूत्र H2O ही है, यहां भी जल का सूत्र H2O ही है और यहां पर भी जल का सूत्र H2O ही है। क्या उसके सूत्र में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। क्या उसके रासायनिक गुण बदले? नहीं बदले। बदल केवल क्या रहा है? भौतिक अवस्था या भौतिक गुण। साथ ही साथ मतलब कि ये क्लियर हो गया, केवल और केवल उसके भौतिक अवस्थाएं बदल रही हैं, यहां गैस, यहां द्रव, यहां ठोस, परंतु सूत्र समान है। यहां पर भी H2O, यहां पर भी H2O और यहां पर भी H2O। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल और केवल भौतिक अवस्थाएं बदलती हों परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है।
ये पहला पॉइंट हुआ इसका। अब इसके बाद में एक चीज और जो हमको इसमें समझनी है वो ये है भौतिक परिवर्तन के अंदर कि ये जो हैं ये होते हैं उत्क्रमणीय। अब फिर एक नया शब्द आ गया, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि हम इनको वापस प्राप्त कर सकते हैं, जो हमने बनाया था उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें कि जल था, जल से हमने बनाई क्या, बर्फ, ठंडा करके इसको। लेकिन मैं अगर प्रोसेस को उल्टा करूं, बर्फ को अगर पिघलाना शुरू करूं, तो वापस से क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे जल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस प्रोसेस को उत्क्रमणीय, वापस हम अगर हम प्रक्रिया को वापस उल्टा दोहराएं तो हमें वही चीज प्राप्त हो जाएगी जहां से हमने शुरू किया था। तो यह भी एक पहचान होती है किस परिवर्तन की, भौतिक परिवर्तन की। क्लियर? तो पहली चीज तो ये कि भौतिक अवस्था बदलेगी, दूसरी चीज ये रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे, तीसरी चीज ये कि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, वापस हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये एक उदाहरण हुआ। और क्या उदाहरण लिए हम, जैसे कि एक हमने कागज का टुकड़ा लिया और उस कागज के टुकड़े को हमने बहुत ज्यादा मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया अच्छे से। अगर हमने उसको फोल्ड करके रख दिया, अब थोड़ी देर बाद अगर आप उसको वापस उसी शेप में लाना चाहें तो उसे लाया जा सकता है। तो वह कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि ठीक हो गया होगा आपको। अब दूसरा जो टॉपिक आता है जिस पर हमारी ये पूरी की पूरी जो हमको ये समझाना पड़ रहा है वो है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है रासायनिक परिवर्तन। हम इसे डिस्कस करते हैं। इसका मतलब हो गया केमिकल चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि उसके रासायनिक गुण भी निश्चित रूप से यहां पर क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। भौतिक अवस्था तो होगी ही, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, परंतु रासायनिक गुण निश्चित है कि परिवर्तित होंगे। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देखना चाहें, दूध से दही का बनना। दो चीजें, दूध था, दूध से हमने किसका निर्माण कर दिया, दही का। क्या दोनों एक चीज हैं क्या, नहीं है। दोनों के रासायनिक गुण जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। दूध एक अलग चीज है, दही एक अलग चीज है। तो ये इससे परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब रासायनिक गुण बदल रहे हैं। तो यह कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। साथ ही साथ इसकी दूसरी चीज जो हमको याद रखनी है वो ये कि यह प्रोसेस अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन, रासायनिक परिवर्तन। इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब यह हो गया कि आप कितना भी कोशिश कर लें दही को वापस दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या हम कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं कर सकते। तो यह कैसी अभिक्रिया भी है, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है। साथ ही साथ इसमें नया पदार्थ बनता है। कैसा पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनेगा हर बार। रासायनिक गुण बदल रहे हैं। अब जैसे हमने उदाहरण देखा दूध से दही, तो दूध अलग चीज, दही अलग चीज। क्या ये नया पदार्थ नहीं बना है क्या इसमें, तो यह कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक। अनुत्क्रमणीय क्यों है, क्योंकि हम दही को कितना भी प्रोसेस कर लें वो वापस दूध में रूपांतरित नहीं हो सकता। तो यह कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक। इसमें उदाहरण आ जाते हैं कई बार। एक उदाहरण तो ये बहुत कई बार पूछा जाता है, वो है एक अभिक्रिया के जरिए, वो है मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये कई बार ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है, पूछ लेते हैं उसमें कि मैग्नीशियम रिबन का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो आप इसमें सीधा सा कहेंगे रासायनिक। क्यों, देखो जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं, इसकी अभिक्रिया ये है, तो इससे बनता है MgO, ये इसकी राख में परिवर्तित हो जाता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको हम कितना भी जतन कर लें ये मैग्नीशियम में रूपांतरित नहीं हो सकता। तो ये उल्टा नहीं हो सकती प्रोसेस, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। साथ ही साथ कोयले का जलना, कोयले का जलना, जब कोयले को जलाया जाता है तो कोयले से भी राख उत्पन्न होती है। तो ये राख जो बनेगी ये सीधी सी बात है, वापस उसको हम कोयले में रूपांतरित नहीं कर सकते। तो यह भी कैसे परिवर्तन का उदाहरण होगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो कुल मिला के हमने रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले इन दो चीजों को डिस्कस किया कि भौतिक परिवर्तन क्या थे और रासायनिक परिवर्तन क्या थे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक है। रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहली चीज रासायनिक समीकरण होती ही क्या है, फिर उसको लिखने का तरीका क्या है, फिर अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर सभी अभिक्रियाओं के उदाहरण वगैरह, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, साथ ही साथ और भी वीडियोस को देखते रहिए। क्लास 12 जो है उसका भी सिलेबस चल रहा है, तो आपके कोई जो फ्रेंड्स वगैरह हों उनको बोलिए कि वो 12th क्लास के लिए भी देख सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों को हम चला रहे हैं ताकि आप उनको समझ सकें। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।